छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल रोशन सर जी के वाटी का। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज लेके आए हैं। जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि सर ये सीरीज देख रहे हैं, आपको एक पुस्तक की इमेज दिखाई दे रही होगी, समान ज्ञान, लुसेंट समान ज्ञान। इस पुस्तक को बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। और आज हम इस समान ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। और इस सीरीज में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? समान ज्ञान। आपको पता होगा कि समान ज्ञान किसी भी, अगर आप सरकारी नौकरी की कर रहे हैं तैयारी, तो आपके लिए सबसे बेसिक पुस्तकें होती है सामान्य ज्ञान, लुसेंट सामान्य ज्ञान। और ये लुसेंट सामान्य ज्ञान आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सर है, लेकिन बच्चे इस पुस्तक को पढ़ ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि ये पुस्तक में जो लैंग्वेज दी गई है थोड़ा सा कठिन टाइप का, इसी वजह से बच्चे को ये भारी लगता है। तो ये भारी लग रहा है ना, आइए और इसी समान ज्ञान को हम इजी वे में तोड़ तोड़ के समझाने का प्रयास करेंगे। और याद रखेंगे, अभी बिहार पुलिस की भी वैकेंसी आ गई है। आप इस सीरीज में बिल्कुल जुड़िए, इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और ये एग्ज़ाम के लिए, आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो आइए हम लोग पहले इस समान ज्ञान के विषय वस्तु को समझते हैं। सर आखिर इसमें हमको पढ़ना क्या है? आप देख पा रहे होंगे कि सर इस सब्जेक्ट में इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, विविध वगैरह, खेलकूद वगैरह सब है। लेकिन आज हम इसमें सबसे पहला स्टार्ट करेंगे इतिहास को दोस्तों। किसको स्टार्ट करेंगे दोस्तों? इतिहास को स्टार्ट करेंगे। और इतिहास में हम लोग एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, एकदम इजी वे में पढ़ेंगे कि सर आखिर इस लुसेंट के इतिहास में क्या क्या दिया गया है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद कीजिए दोस्तों कि अगर आप इसको पढ़ के किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे ना, तो आपसे प्रश्न हल होगा। तो आइए इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करेंगे। आइए हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे भी। आइए, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक वर्ड, सर एक शब्द दिख रहा है, इतिहास। इतिहास हिस्ट्री वर्ड दिख रहा है। नहीं दोस्तों, इतिहास सर हमें दिख रहा है। बढ़िया बात है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर ये इतिहास का मतलब होता क्या है। इतिहास का मतलब होता क्या है? आइए हम आपको इस इतिहास को समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिएगा एक बात और दोस्तों, कि जब इस वीडियो को आप देखने बैठे ना, तो अपने सामने में एक कॉपी और एक पेन के साथ बैठिए। जितने इम्पोर्टेंट बातें होगी उस सबको आपको कॉपी में नोट भी करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं इतिहास होता क्या है। ये इतिहास जो वर्ड सर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इतिहास जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। कैसे? देखिएगा आप, सर इतिहास में 3 शब्द आपका तोड़ते हैं इसको। देखिए, पहला इति, पहला दोस्तों क्या होगा? इति प्लस हा प्लस आस। फिर से रिपीट कर देना सर कि इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना होता है दोस्तों। इति जोड़ हा जोड़ आस। जहाँ इति का मतलब पता है दोस्तों क्या होता है? जहाँ इति का मतलब होता है ऐसा ही, याद रखिएगा। इति का मतलब होता है ऐसा ही। और हा का मतलब होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और आस का मतलब होता है हुआ था। तो पूरे को अगर एक साथ बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था। नहीं, लेकिन ये तो इतिहास को तोड़ के हम लोगों ने डिफिनेशन निकाला। लेकिन इतिहास का अगर सटीक डिफिनेशन आप जानना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि इतिहास का सटीक डिफिनेशन आपका हो जाएगा कि किसी भी घटना का, क्या बोले सर? फिर से बोलिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं। किसी भी घटना, कौन सी रे छोरा? घटना। किसी भी घटना के
क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहते हैं या किसी भी घटनाओं को सिलसिलेबाज ढंग से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। सर हम नहीं समझे क्रमबद्ध और सिलसिलेबाज का मतलब, समझिएगा। देखिए किसी भी घटना के क्रमबद्ध का मतलब होता है, जैसे हम थोड़ा एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्रमबद्ध का मतलब होता है, जैसे आप एक नाम सुने होंगे गौतम बुद्ध, बिल्कुल आप सुने होंगे गौतम बुद्ध। जैसे हम बात करें कि गौतम बुद्ध का पहले जन्म हुआ होगा, फिर वो बड़ा हुआ होगा और बड़ा होने के बाद फिर उनका विवाह होगा और विवाह होने के बाद वो कई सारे काम को करेंगे और अंतिम में जाके गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाएगी। नहीं, ये एक क्रम हुआ। अगर हम इतिहास में इस तरह देखेंगे तो ये क्रम हुआ, लेकिन हम आपको इतिहास बोले और इतिहास में आपको देखने को मिले कि पहले गौतम बुद्ध का विवाह हुआ, फिर जन्म हुआ और फिर मृत्यु हो गया। क्या ये क्रमबद्ध तरीका होगा दोस्तों? नहीं होगा। तो किसी भी घटनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, क्रमबद्ध अध्ययन को ही क्या कहेंगे दोस्तों? इतिहास कहेंगे। बात समझ गया? सर आखिर इतिहास को किसी ने तो पहली बार इस तरह बताने का प्रयास किया होगा। बिल्कुल किया सर। एक आपका याद रखेंगे कि एक दार्शनिक हुआ करता था। क्या हुआ करता था दोस्तों? एक दार्शनिक हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक यूनान का दार्शनिक हुआ करता था, जिसका नाम दोस्तों था, आपका याद रखेंगे, हेरोडोटस। इसका नाम क्या था दोस्तों? हेरोडोटस। हेरोडोटस। और हेरोडोटस जो था दोस्तों, ये एक यूनान का, कहाँ का? ये एक यूनान का दार्शनिक हुआ करता था। क्या हुआ करता था? दार्शनिक। और ये दार्शनिक जो हेरोडोटस था दोस्तों, इन्होंने ही किसी कहानी को, किसी चीज को सबसे पहली बार क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास किया। इसीलिए तो हेरोडोटस को हम लोगों ने इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री कह दिया। समझ गए ना? और इस हेरोडोटस के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी। एक पुस्तक भी लिखी गई थी जिसका नाम याद रखेंगे आप, हिस्टोरिका था। क्या था? हिस्टोरिका। और इसी पुस्तक में इन्होंने, हिस्टोरिका था, और इसी पुस्तक में इन्होंने पहली बार किसी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का कार्य किया था। और इसमें, इस पुस्तक में दोस्तों याद रखेंगे, पेलोपियन युद्ध की चर्चा की गई थी। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं। आगे याद रखिएगा कि सर आखिर इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे कैसे? नहीं, और इतिहास का जो विभाजन हुआ, इतिहास का जो बंटवारा किया गया, तो दोस्तों याद रखिएगा कि इतिहास को हम लोगों ने दो भागों में बांट के पढ़ने का प्रयास करेंगे। इतिहास को दो भागों में बांटा गया। पहला सर याद रखिएगा, पहले का नाम दिए हम लोग क्या? भारत का इतिहास। दूसरे को कहे विश्व का इतिहास, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री, और इसको इंडियन हिस्ट्री कहे। बात समझिएगा। सर इतिहास को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला भारत का इतिहास, दूसरा विश्व का इतिहास। बात समझ गए ना? आगे याद रखिएगा कि सर इस भारत के इतिहास को फिर से एक बार तीन भागों में विभाजित किया गया। अरे वाह, ओ हो, तीन भागों में सर? हाँ बिल्कुल, तीन भागों में। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पहला जो इसका भाग होगा, देखिएगा, पहले को कह दिए क्या? प्राचीन इतिहास। सर क्या बताए? फिर से बोलिए। प्राचीन इतिहास कहे, या इसी को प्राचीन भारत का इतिहास भी आप बोल सकते हैं। आइए सर, फिर उसके बाद वाले को क्या कह दिए? उसके बाद वाले को दोस्तों कह दिए मध्यकालीन इतिहास। सर जी मध्यकालीन का मतलब नहीं बताइएगा, बताएंगे, वेट करिए थोड़ा सा आप। और तीसरे को किस में बांटे? किस में बांटे? किस में बांटे? तीसरे को कहते हैं आधुनिक। आधुनिक भारत का इतिहास। समझ गए दोस्तों? इतिहास को दो भागों में, पहलका वाला भारत का इतिहास, ओहो हो, पहला वाला भारत का इतिहास, दूसरा वाला विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास। उसके बाद फिर से भारत के इतिहास को कितने भागों में दोस्तों? तीन भागों में। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। आइए हम पहले इस तीनों को समझने का कार्य करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि प्राचीन भारत का इतिहास सर किसको आप कहे, कैसे बांट दिए?
नहीं, आइए समझिएगा आप। देखिए, जब उस समय की हम बात कर रहे हैं, जब भारत में भारतीय शासक हुआ करते थे। कैसे शासक दोस्तों? भारतीय शासक हुआ करता था और भारतीय शासक का ही शासन हुआ करता था। उसी समय को हम प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। और जिस समय भारत में भारतीय शासक शासन कर रहे थे, तो उस समय भारत की राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था बिल्कुल ही अलग थी। कैसी थी? बिल्कुल ही अलग थी। और उसी को प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे आपको एक डेट याद रखना है सर, कि उसके बाद लगभग 712 ईस्वी में, कितना ईस्वी भैया? 712 ईस्वी में भारत में प्रथम सफल अरबों का आक्रमण हुआ या मुस्लिम का आक्रमण हुआ। जैसे 712 ईस्वी में मुस्लिम का आगमन हुआ, इसके बाद क्या हुआ? यहाँ की सारी अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था परिवर्तित हो गई, बदल सी गई। नहीं, क्योंकि शासक बदला तो व्यवस्था भी बदलेगी, और व्यवस्था बदलने के बाद कई सारी प्रथाएं आई। जैसे आप सुने होंगे मनसबदारी प्रथाएं आई। और इसी समय की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसी समय में आपका दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ, मुगल काल का उदय हुआ। किस काल में दोस्तों? तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के काल में। आइए आगे देखते हैं कि सर आधुनिक भारत का इतिहास किसको कहते हैं। ध्यान से समझिएगा आप। आधुनिक का भारत का इतिहास दोस्तों याद रखेंगे, हम आपको बात कर रहे हैं लगभग 1600 ईस्वी के आसपास। 1600 ईस्वी के आसपास की बात कर रहे हैं। 1600 ईस्वी के आसपास में यूरोपियों कंपनी का आगमन हुआ। किस कंपनी का? तो यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ। और जैसे यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ, इसके आगमन के बाद भारत की राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था पुनः एक बार और परिवर्तित हो गई। और परिवर्तित होने के बाद इस आधुनिक भारत में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए, और इसी को आपने नाम रख दिया आधुनिक भारत। तो दोस्तों, आप इस बात को समझ चुके हैं कि हम भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किए हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन का इतिहास और आधुनिक का इतिहास। आइए इससे आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। कैसा इतिहास करेंगे भाई? प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों तो याद रखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा, हमारा एक सुंदर सा भारत का मैप दिख रहा होगा। नहीं, अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत हमारा उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर हमारा दक्षिण कन्याकुमारी तक, और पूर्व अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम गुजरात तक एक देश विकसित हुआ है, एक देश फैला हुआ है जिसका प्यारा नाम भारत है। नहीं, और याद रखेंगे कि ये भारत जो है सर, हमारे भारत देश के कई सारे विभिन्न नाम है। ये भारत को कई सारे नामों से हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग पहले देखने का प्रयास करते हैं कि सर आखिर भारत को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। समझिए दोस्तों, ये भारत जो है ना, भारत को सबसे पहला नाम भारतवर्ष कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? भारतवर्ष कहा गया। क्यों भैया, क्यों भारतवर्ष कहे? समझिएगा ध्यान से आप। देखिए, महाकाव्य या पुराणों में ध्यान देंगे दोस्तों कि महाकाव्य या पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा गया। याद रखेंगे, पुराणों में यानी प्राचीन समय में पुराण की बात कर रहे हैं। पुराण में एक राजा की चर्चा की गई है। पुराणों में यह कहा गया है कि एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था, जिसका नाम दोस्तों क्या था? जिसका नाम भरत था। एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। पुराणों में ये लिखा गया है कि प्राचीन कालों में एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था जिसका नाम भरत था। और भरत जो राजा था, इनका काफिला बहुत बड़ा था, और इसी भरत ने इस क्षेत्र में पहले शासन किया करता था। इसीलिए इस भरत के नाम पर ही भारत का नाम क्या पड़ा दोस्तों? तो इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। क्या पड़ा दोस्तों? इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। समझ गए ना? इसका नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा। और भारत देश को यानी भारत देश कहाँ से?
और भारत देश में रहने वाले, भारत देश में दोस्तों रहने वाले निवासियों को, भारत देश में रहने वाले निवासियों को हमने क्या कह दिया, भारतीय या भारत का संतान कहा गया, भारतीय या भारत का संतान कहा गया। इस बात को दोस्तों आप समझ चुके हैं। आइए दूसरा नाम इसका जानते हैं कि भारत को दोस्तों एक और नाम से हम लोगों ने जानते हैं, आइए समझते हैं इसको। दूसरा, इसको भारत को ही हम लोग इंडिया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको, इंडिया कहते हैं, याद रखेंगे क्या कहते हैं दोस्तों, उसको इंडिया कहते हैं। सर इसका नाम इंडिया क्यों पड़ा, तो याद रखिएगा कि यूनान में, यानी जब यूनानी भारत आए, तो जब यूनानी भारत आए ना, तो ये मध्य एशिया इधर से आए थे। यानी जब इधर से यूनानी भारत आए तो इन्होंने भारत में एक खूबसूरत सी नदी को बहते हुए देखी जिसका नाम था सिंधु। इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंडस रिवर। क्या कहते हैं दोस्तों, इंडस रिवर। और इस इंडस रिवर जो है ये तिब्बत से निकलकर भारत आती है और भारत से पाकिस्तान जाने के बाद ये अरब सागर में जाके मिलती है। और इस नदी को देखने के बाद इसके किनारे वाले क्षेत्र को इन्होंने कह दिया, क्या कह दिया दोस्तों, इन्होंने कह दिया इंडिया। यानी इंडस रिवर के किनारे वाले क्षेत्र को इन्होंने कह दिया इंडिया। सर किसने कहा, तो यूरोपियों ने क्या कह दिया नाम इसका, इंडिया। तो आप समझ गए कि पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा गया, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। और तीसरा याद रखेंगे दोस्तों, तीसरा इसका मुस्लिम इतिहासकार, कौन भैया, मुस्लिम इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकार ने इसे हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया, हिंदुस्तान नाम देने का कार्य किया। किसने दिया सर, तो याद रखिएगा कि मुस्लिम इतिहासकार ने इसे क्या कह दिया, हिंदुस्तान कह दिया। और इसी प्रकार से भारत का नामकरण कई नामों से भारत को जाना जाता है। आइए इससे आगे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि अगर आपको किसी भी देश का इतिहास जानना है तो इतिहास को जानने का दो प्रमुख स्रोत होता है, एक धार्मिक और दूसरा ऐतिहासिक। नहीं, अगर आपको ऐतिहासिक किसी देश का इतिहास को जानना है दोस्तों, तो इतिहास को जानने के लिए आपको 4 प्रकार की स्रोतें मिल सकती है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। और इस स्रोत को हम 4 भागों में विभाजित भी कर दिए हैं, एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा। इस 4 स्रोत में जो सबसे पहला पे आता है उसको कहते हैं हम लोग धर्म ग्रंथ। क्या कहते हैं दोस्तों, धर्म ग्रंथ कहते हैं। सर धर्म ग्रंथ किससे, धर्म ग्रंथ का मतलब ये होता है जिसमें धार्मिक बातों की चर्चा की गई है, उसे धर्म ग्रंथ कहते हैं। और इस धर्म ग्रंथ से भी हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। नहीं, जैसे हम थोड़ा सा आपको बात करें कि सर धर्म ग्रंथ का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा दोस्तों कि धर्म ग्रंथ जो आपका होता है ना, जैसे इसमें आप नाम सुने होंगे सर ऋग्वेद, कौन सा वेद भैया, ऋग्वेद नहीं, वेदांग, उपनिषद, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, ये सारे के सारे जो पुस्तकें आपको दिखा दे रही सर, ये सारे के सारे पुस्तकें क्या है, एक धर्म ग्रंथ में होता है जिसमें धर्म की चर्चा की गई है। तो हम धर्म ग्रंथ से इतिहास के बारे में जान सकते हैं, पहली बात। सर दूसरी बात याद रखेंगे कि दूसरी जो इसके जानने का स्रोत होगा उसे आप कहिएगा, उसे हम कह सकते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ से मतलब ये होता है, ऐतिहासिक ग्रंथ से यह तात्पर्य है कि सर ऐतिहासिक ग्रंथ जो होता है, जैसे आप एक पुस्तक का नाम शायद सुने होंगे दोस्तों कि एक पुस्तक है जो इस पुस्तक को आप सुने होंगे चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। उसके बाद कल्हण के द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी। उसके बाद पतंजलि के द्वारा लिखा गया महाभाष्य। इस तरह कई सारे पुस्तकें हैं जिसको हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ में रखते हैं। किस में रखते हैं दोस्तों, ऐतिहासिक ग्रंथ में रखते हैं। अगर तीसरे की दोस्तों हम बात करें ना, तो तीसरा जो इतिहास को जानने का स्रोत है वो है विदेशियों का विवरण। विदेशियों का क्या दोस्तों, विवरण, विदेशियों का विवरण। यानी समझिएगा इसका मतलब कि सर विदेशियों का विवरण का मतलब आखिर हुआ क्या। तो विदेशियों का विवरण का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर इस
इस क्षेत्र में कोई विदेशी घूमने आया होगा तो आने के बाद यहाँ के इतिहास को, यहाँ की संस्कृति को वो लिखने का कार्य करता है और उसी को लिखा हुआ इतिहास को हम लोग ऐसे जानते हैं, बाद में जान सकते हैं और इसी को विदेशियों का विवरण कहते हैं। और चौथा नंबर दोस्तों याद रखिएगा कि चौथा तरीका जो इसको जानने का है दोस्तों, याद रखिएगा आप कि चौथा तरीका जो इसका है ना, इसको आप कह सकते हैं पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। क्या कहिएगा इसको? पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य से हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। सर पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य का मतलब ये होता है कि यह जो साक्ष्य है ना, यह खनन या उत्खनन के द्वारा मिलता है। खनन का मतलब दोस्तों ये होता है कि खुदाई के दौरान ये हमें मिल सकता है। जैसे आप सुने होंगे आज से लगभग 2500, आप बताए थे कि आज से लगभग कुछ समय पहले एक सभ्यता का विकास हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता, जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चला था। और इस सभ्यता में आपको पता है कि इस सभ्यता का अंत भी हो चुका था। और जैसे खनन किया गया तो खनन के दौरान यहाँ से कई सारे मूर्तियाँ मिली, सिक्के मिले, बर्तन मिले, कई सारे वस्तुएं प्राप्त हुई और इसी साक्ष्य को, इसी प्रमाण को पुरातत्व संबंधित साक्ष्य कहते हैं। और आप इसके द्वारा भी इतिहास के बारे में जान सकते हैं दोस्तों। तो आइए इससे आगे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब बात यह है दोस्तों कि सर हम लोग इसको जो है किस भाग में, यानी धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से होते हैं समझिएगा। धार्मिक ग्रंथ में दोस्तों आप नाम एक सुने होंगे, वेद। वेद क्या है भैया? ये भी एक धार्मिक ग्रंथ है। और आपको दोस्तों ये बात भी पता है कि वेद कितने प्रकार की होती है? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चर्चा करेंगे आगे हम। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरा तो पुराण, चौथा वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, आरण्यक और जैन साहित्य। दोस्तों याद रखेंगे कि जैन साहित्य, कौन साहित्य भैया? जैन साहित्य पहला। और दूसरा एक और याद रखेंगे कि सर बौद्ध साहित्य, यानी जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य की भी चर्चा हम लोग किस में करेंगे? धार्मिक ग्रंथ में ही करेंगे। और ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे धार्मिक ग्रंथ हैं। और याद रखेंगे दूसरा जो होता है दोस्तों, इसको कहते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। क्या कहते हैं इसको? ऐतिहासिक ग्रंथ। और ऐतिहासिक ग्रंथ में ही पहला आप देखे होंगे कि ऐतिहासिक ग्रंथ में हम लोग रखते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ का मतलब सीधा पुस्तक आप समझ सकते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहला कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, कल्हण के द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी, उसके बाद अली अहमद के द्वारा लिखा गया चचनामा, उसके बाद पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी। इसी तरह पतंजलि के द्वारा लिखा गया महाभाष्य पुस्तकें एक ऐतिहासिक ग्रंथ के एग्जाम्पल उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इतने बातें आपको समझ में आ गई है। इससे आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।